Assalamualaikum, this is Simra Khan. I hope you are in good condition and health. Today's topic is distribution coefficient and its application in pharmacy. ये second वीडियो है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले से पहले आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो वो फ़ौरन से सॉल्व हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज की स्लाइड्स का वो है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेस। जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे। और उसमें हमने एक्वस फेज के बारे में पढ़ा था कि एक्वस फेज में क्या जो है ना किस तरह से आयोनाइजेशन होती है, तो फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कैसे निकलता है। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक फेज के बारे में कि और अगर ऑर्गेनिक फेज में एसोसिएशन हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किस तरीके से निकलता है। पढ़ते हैं। Let us now consider the case in which the solute is associated in organic phase and exists such as benzoic acid as simple molecule in the aqueous phase। अब यहाँ कह रहे हैं कि चलें कंसिडर करते हैं कि जो सॉल्यूट है हमारा, जैसे कि हमने बेंजोइक एसिड लिया है, वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्ट कर रहा है इन ऑर्गेनिक फेज में और सिंपल मॉलिक्यूल्स के जैसे एग्जिस्ट कर रहा है इन एक्वस फेज में। इफ़ अ वीक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेंजीन और एसिडिफाइड वाटर में, बेंजीन क्या है यहाँ ऑर्गेनिक फेज और एसिडिफाइड वाटर हमने यहाँ लिया है एज एन एक्वस फेज। इट एग्जिस्ट मेनली एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन बेंजीन लेयर। तो ये जो है वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के जैसे रहेगा बेंजीन की लेयर में और अनडिसोसिएटेड रहेगा एक्वस लेयर में, क्योंकि वीक एसिड जो है वो अनडिसोसिएटेड रहते हैं, मोस्टली अनडिसोसिएटेड रहते हैं क्या कहते हैं एक्वस लेयर में। द इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन सिंपल मॉलिक्यूल एच ए एंड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एच ए एन इन, तो जो इक्विलिब्रियम होगा ऑर्गेनिक फेज में एसोसिएटेड सिंपल मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, एच ए एन। यहाँ पे एन जो है वो नोट कर रहा है नंबर को और एच इस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में एच ए एन जो है वो बाद में क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बेंजोइक एसिड के एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन से अटैच हो रहे हैं। दो अटैच हो रहे हैं तो एन की जगह 2 आएगा, 3 अटैच हो रहे हैं तो 3 आएगा। अब एन एच ए, अब यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स में पहले क्यों लिखा हुआ है एन, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या एग्जिस्ट हैं कर रहे हैं ऑर्गेनिक फेज में क्या कहते हैं एज एन सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे जितने भी होंगे 2 3 4 5 जो भी होंगे वो हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेसिंग द डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट्स, इक्वेशन क्या बनेगी, के डी इज इक्वल टू एच ए नॉट एन, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, एच ए नॉट एन डिवाइडेड बाय एच ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एच ए एन, ये जो है वो हमारे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक लेयर में। एच ए इसको हम जो है वो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और हम इसको एक सेकेंड तरीके से भी लिख सकते हैं, एच ए नॉट इज इक्वल टू एन रेडिकल के डी और एन रेडिकल एच ए एन। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। बिकॉज बेंजोइक एसिड एक्सिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ डबल मॉलिक्यूल्स इन बेंजीन, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है वो के हमेशा दो मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन से अटैच होते हैं। तो हम जो है एच एन की जगह एच ए के जो ब्रैकेट में जो है डबल ब्रैकेट्स में जो एच ए है उसके एन की जगह हम 2 लिख देंगे क्योंकि वो डबल मॉलिक्यूल्स की जैसे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो टोटल कंसंट्रेशन आ रही है ना, टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज में वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की आ रही है। तो इसलिए हम पूरे के पूरे जो एच 2 है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे सी नॉट से, क्योंकि हमारी टोटल कंसंट्रेशन जो है वो हमारी क्या आ रही है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनिक फेज में। तो जो इक्वेशन 2 हो जाएगी ना वो कैसे चेंज होगी, एच ए नॉट is approximately equal to constant into रेडिकल सी नॉट, क्योंकि हमारी जो टोटल कंसनट्रेशन किसके इक्वल आ रही थी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के। इन बेंजीन वाटर सिस्टम में एच ए नॉट की जो इक्वेशन हमारे पास आई है इक्वेशन थर्ड, वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा हमारा, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की हमारी
जो इक्वेशन है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाएगी वो देखते हैं। के एन इज इक्वल टू एच ए नॉट अपॉन एच ए डब्ल्यू। ये तो हमारी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में ओरिजिनल मतलब ये कहते हैं कि एन इज इक्वल टू एच ए नॉट अपॉन एच ए डब्ल्यू। ये हमारी जो है वो सिंपल इक्वेशन थी, ठीक है। के एन, अब हम कह रहे हैं कि एच ए नॉट जो है वो सी नॉट के बराबर ही है। जो हमारी जो कंसनट्रेशन है ना ऑर्गेनिक की, वो हमारी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बराबर है। तो हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की का जो को जो डिनोट कर रहा है वो लिखेंगे एच ए नॉट की जगह। वो क्या थी, के एन इज इक्वल टू रेडिकल सी नॉट अपॉन एच ए डब्ल्यू। क्योंकि वाटर में तो अनएसोसिएटेड ही है, वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहा बेंजोइक एसिड, तो इसलिए, या हम कहेंगे कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, मतलब कुछ मॉलिक्यूल होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। इस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इसे सिंपल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इस तरह से हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हम मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसलिए तो जो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी ना एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आएगा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का, वो क्या आएगा, के एन इज इक्वल टू रेडिकल सी नॉट अपॉन एच ए डब्ल्यू। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एंड एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक बहुत मोस्ट पावरफुल टूल है। किस चीज़ के लिए, सेपरेशन के लिए, दो भी मिसिबल लिक्विड में से किसी भी सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए, या बहुत सारे सॉल्यूट में से किसी एक को आइसोलेट करने के लिए, या फिर किसी भी ड्रग की प्योरीफिकेशन के लिए। ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल है और मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना टूल है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर एज फॉलोज। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो हम पढ़ते हैं। सपोज दैट W gram of solute is extracted from V1 ml of one solvent with successive portion of V2 ml of second solvent which is immiscible with the first। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि दो सॉल्वेंट लिए हमने, वन सॉल्वेंट का अमाउंट है V1 ml और सेकंड सॉल्वेंट का अमाउंट है V2 ml, और वो दोनों आपस में इमिसिबल है, ठीक है। वो उसको उन दोनों को हमने सेपरेटिंग फनल में डाला। सेपरेटिंग फनल एक टूल है जो कि अपने एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग फनल में हमने उनको डाला, ठीक है। और जो हमने सोल्यूट लिया जो हमें असल में एक्सट्रैक्ट करना है वो क्या है, W ग्राम, उसका वेट है W ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। लेट W1 बी द वेट ऑफ द सोल्यूट रिमेनिंग इन द ओरिजिनल सॉल्वेंट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग विद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द अदर सॉल्वेंट। अब हमने जब फर्स्ट पोर्शन निकाला एक्सट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, तो जो ओरिजिनल सॉल्वेंट यानी जो सेपरेटिंग फनल में जो हमारा सोल्यूट रह गया उसका वेट कितना हो गया, W1, क्योंकि वो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमने एक्सट्रैक्शन में निकाला है उसमें भी आ गया। तो जो कितना जो बाकी जो ओरिजिनल सॉल्वेंट जो कि सेपरेटिंग फनल में है वो कितना रह गया वेट उस सॉल्यूट का, वो W1 हो गया। फिर then the concentration of solute remaining the first solvent is W1 upon V1। जो कंसनट्रेशन होगी ना सॉल्यूट की जो कि ओरिजिनल सॉल्वेंट में या फर्स्ट सॉल्वेंट में है वो W1 अपॉन V1 हो जाएगी, और जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट में आई है हमारी, ठीक है, वो हो जाएगी W माइनस W1 अपॉन V2 ग्राम पर ml। और जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगी एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में जो हमारे पास निकल के आई है, ठीक है, जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया पोर्शन, उस वो होगी W माइनस W1 अपॉन V2, यानी कि हमने ओरिजिनल में से वो माइनस कर दिया जो कि हमारा सेपरेटिंग फनल में था, वो मतलब ग्राम सॉल्यूट के पास जो फर्स्ट पोर्शन के साथ, फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ जो हमारे फर्स्ट पोर्शन के साथ जो आई है वो सॉल्वेंट की जो सॉल्यूट ग्राम निकल के वो हमारा इस तरह से आ जाएंगे निकल के। जैसे W में मतलब ओरिजिनल में से हम W1 माइनस कर देंगे। W1 क्या आते हैं हमारा जो ओरिजिनल मीन्स की जो सेपरेटिंग फनल में सॉल्वेंट था उसमें जो ग्राम बचे सॉल्वेंट के सॉल्यूट के, तो उसमें से ओरिजिनल में से हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में कितने ग्राम हमारे पास निकल के आए सॉल्यूट के, ठीक है। तो जब इस तरह से फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमारा क्या है की वैल्यू, मतलब क्या फार्मूला क्या बनेगा
K is equal to concentration of solute in original solvent divided by concentration of solute in extracting solvent. और K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ओरिजिनल सॉल्वेंट क्या थे W1/V1 और एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट क्या है W-W1/V2. Hence the amount of drug remain in original solvent after one extraction W1 is, तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग ओरिजिनल सॉल्वेंट में यानी जो सेपरेटिंग फनल में रह गया वो अब एक एक्सट्रैक्शन के बाद वो क्या रहे वो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा फिर इस तरह से W1 इज इक्वल टू WKV1/KV1+V2. ठीक है, यानी ये हम मैथमेटिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की जो इक्वेशन है उसको मतलब सॉल्व करेंगे और फिर उससे W1 हम निकाल लेंगे. तो ये उसकी फिर फाइनल रिजल्ट हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी W1 इज इक्वल टू WKV1/KV1+V2. हम इसमें नहीं जाएंगे कि किस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व हुआ, लेकिन हम जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रही है हम उस पर फोकस करेंगे. ठीक है, वेयर W क्या है वो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ड्रग है, V1 वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्वेंट, V2 वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट. अब ये तो हो गया फर्स्ट मतलब वन टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन का. अगर हमें मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस करनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा फॉर मल्टीपल एक्सट्रैक्शन यूजिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट ईच टाइम द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन इन द ओरिजिनल सॉल्वेंट WN आफ्टर द एंड एक्सट्रैक्शन इज. यानी मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के लिए अगर हम सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, तो जो अमाउंट ऑफ ड्रग है ना रिमेन इन ओरिजिनल सॉल्वेंट WN आफ्टर एन एक्सट्रैक्शन वो क्या होगी WN इज इक्वल टू WKV1/KV1+V2 ब्रैकेट्स में N. ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के बाद यानी WN यहाँ पे हो गया कि हमने सेकंड टाइम W2 यानी सेकंड टाइम एक्सट्रैक्शन की, तो यहाँ पे WN की जगह W2 लिख देंगे इज इक्वल टू W जो है हमारा ओरिजिनल सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी W1 की. ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड टाइम में जो हमारा वेट होगा सॉल्यूट का वो हमारा W1 होगा. ठीक है, ओरिजिनल सॉल्वेंट में. ठीक है, और KV1 हमारा जो अभी इस वक्त सेकंड टाइम में जो हमारा वॉल्यूम रह जाएगा वो हमारा KV1 होगा और इस तरह से V2 भी ये सही होगा. बाय यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके ये हमें पता लग गया है कि जो मोस्ट एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होती है ना वो रिजल्ट होती है जब N लार्ज होता है यानी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो और V2 स्मॉल हो, यानी जो हमारा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है वो हमने कम यूज़ किया हो और लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन लिए हो, तो हमारी मोस्ट एफिशिएंट जो है ना एक्सट्रैक्शन रिजल्ट होगी. अब ये तो था हमारा एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है. हम चलते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर. कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं. फार्माकोलॉजी, द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग स्ट्रांगली अफेक्ट्स इट्स ईज टू रीच इट एनी टारगेट इन अ बॉडी. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है ना वो मतलब स्ट्रांगली अफेक्ट करता है कि जहाँ हमें ड्रग को पहुँचाना है वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ ड्रग कितने टाइम में पहुँच रहा है. तो ये जो है ना ये फार्माकोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना अमाउंट ऑफ ड्रग कितने टाइम में पहुँच रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग द इफेक्ट इज़ अपॉन रीचिंग टारगेट. और ये ऑल्सो भी डिपेंड करता है कि जब अगर टारगेट पे पहुंच गया तो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर मतलब स्ट्रॉन्ग अफेक्ट है उसका. ठीक है, ड्रग का. एंड हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स इनसाइड द बॉडी इन द एक्टिव स्टेट, और कितने लंबे टाइम तक जो है वो एक्टिव स्टेट में जो है वो हमारी ड्रग रह सकती है बॉडी के अंदर. ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से हम पता लगाते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है. हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द ADME प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ADME प्रॉपर्टीज़. ADME प्रॉपर्टीज़ क्या है. A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, N फॉर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का इसमें बहुत ज़्यादा लेना देना है क्योंकि यहाँ पे फिर लाइपोफिलिसिटी, हाइड्रोफोबिसिटी ये आ जाता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से हमें पता लगता है कि अगर लाइपोफिलिसिटी ड्रग है तो किस तरह से पास हो रही है वो हमारी जो है ना लिपिड बाइलेयर्स में से
अगर एक्वस है तो उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो, मतलब एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है, इस तरह से मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने अमाउंट में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होकर मेटाबोलाइज हो रहा है, ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के थ्रू पता लगाते हैं। फार्माकोडायनामिक्स, मेकिंग द ड्रग more hydrophilic while it retains the adequate binding to a therapeutic protein target is advisable। फार्माकोडायनामिक्स में ये है कि अगर हम ड्रग को ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बनाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर अटैच होगी और ज़्यादा हमें फिर वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी ड्रग, ठीक है। Agrochemical service, it also serves in the agrochemical science. Hydrophobic insecticides and herbicides are more active। एग्रोकेमिकल साइंसेस में भी अपना जो है ना काम अंजाम देती है कि हाइड्रोफोबिक इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हाइड्रोफोबिक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाइड्रोफोबिक एग्रोकेमिकल हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। तो जो इस तरह से जो हाइड्रोफोबिक एग्रोकेमिकल्स होते हैं ना उनकी ज़्यादा हाफ लाइफ होती हैं, यानी वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है ना वो सही सलामत रह सकते हैं एग्रोकेमिकल्स। थर्स देयर इज प्ले इंक्रीज चांसेस ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन फिर इनसे क्या होता है कि वो ज़्यादातर लंबे अरसे तक एक्टिव रह सकते हैं ना एग्रोकेमिकल, तो फिर एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं ना वो ज़्यादा इनके एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये एडवर्स इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इनको माइल्ड कर सकते हैं या इनका एनवायरमेंटल पे इतना इफेक्ट ना पड़े अगर हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा है, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम एनवायरमेंटल साइंसेस में क्या हो रहा है, द कंपाउंड्स हाइड्रोफोबिसिटी कैन डिलीवर scientists the indication of how a compound may be taken up in the groundwater for pulling waterways, its toxicity to aquatic life and animals। जो कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी है ना, हाइड्रोफोबिसिटी अगर कैंडिलेवर क्या नाम है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं और अगर वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो वो पानी को किस तरह से पोल्यूट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो पानी में वो मिसिबल नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है, वो पानी में रह जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो वो ग्राउंड वाटर में को किस तरह से पोल्यूट करेगा, उसकी टैग वो फिर सिंपल मॉलिक्यूल में मिक्स नहीं हो रहा, सिंपल मॉलिक्यूल में जाएगा तो एक्वाटिक लाइफ और एनिमल्स के लिए कितना टॉक्सिक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम यूज़ करते हुए हम इसका जो क्या कहते हैं इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट प्रेडिक्ट्स द मोबिलिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स इन द ग्राउंड वाटर। पार्टीशन कोएफिशिएंट को यूज़ करते हुए जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना हमारे, उनको वो भी हम उनको मोबाइल कर सकते हैं अंडर ग्राउंड वाटर में। मेटलर्जी, पार्टीशन कोएफिशिएंट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर who determine the different impurities and how they get distributed in solidified molten metal। पार्टीशन कोएफिशिएंट को यूज़ करते हुए हम डिटरमाइन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ किसमें के जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है हमारा और जो मोल्टन मेटल है उनके दरमियान जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होंगी ना वो हम सेपरेट कर सकते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट के ज़रिए या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ज़रिए। इट्स अ क्रूशल पैरामीटर फॉर द प्यूरिफिकेशन बाय यूजिंग जोन मेल्टिंग। ये क्रूशल पैरामीटर होता है और ये हम यूज़ करते हैं जोन मेल्टिंग को यूज़, और ये प्योरिफिकेशन यूज़ की जाती है बाय यूजिंग जोन मेल्टिंग। इट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इफेक्टिवली द इम्प्योरिटी कैन गेट रिमूव बाय यूजिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। इससे ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि जो है ना हम इम्प्योरिटी को कितना इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को यूज़ करते हुए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए, पहले से पहले आ जाए, ताकि आपकी जो भी क्वेरी हो फर्स्टली सॉल्व हो जाए, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको अगर किसी भी फार्मेसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।